नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस विद आलोक के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हम लोग चर्चा का विषय लेकर आए हैं वो है तारे, स्टार्स। तारे कैसे बनते हैं, तारे का जन्म कैसे होता है, एक तारा आखिरकार किस अवस्था में जाकर मरता है, तारे की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तारों का रंग भिन्न भिन्न क्यों होता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये आपको नीले रंग का ये तारा दिखाई दे रहा है, ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये आपको सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों, और तारों का आकार कितना बड़ा होता है। तो आज इन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, तारे क्या हैं। तारे एक तरह की ऊर्जा का स्रोत हम कह सकते हैं तारों को, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। तो तारे जो है एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तारों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन जलता है और हीलियम का निर्माण करता है, जिससे तारे के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसके कारण तारे चमकते हैं। तारे और ग्रह में क्या अंतर है? तारे और ग्रह में क्या अंतर है? तारे और ग्रह में अंतर ये है कि तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, ग्रह के पास प्रकाश नहीं होता। ठीक है। अब देखिए, तारे जो होते हैं वो किसी न किसी आकाश गंगा में ही स्थित होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे स्थित होते हैं? तो एक आकाश गंगा में 100 से 200 अरब तारे स्थित होते हैं एक आकाश गंगा में। ये जो आपको इस वाली इमेज में ये जो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तारे किसी न किसी एक आकाश गंगा में होंगे और उसी के अंदर ये चमक रहे हैं। ये और अंतरिक्ष में हमारी 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 से 200 अरब तारे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और उसी ब्रह्मांड के एक कोने में एक आकाश गंगा है, मिल्की वे, और उसी मिल्की वे में हमारा एक छोटा सा स्थान है सौर मंडल का। अगर ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सौर मंडल का स्थान, जिसमें 8 ग्रह और एक सूर्य हमारा जनक तारा है, इसका स्थान बहुत ही छोटा है। और उस छोटे स्थान में भी एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर जीवन पाया जा रहा है। तो ये सोचिए कितने अचरज वाली ये बात है। और इस पृथ्वी पर रहने वाला मानव 2006 में इस मानव ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से ही निकाल दिया कि भैया तुम ग्रह नहीं हो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया। ठीक है। अब चलते हैं आकाश गंगा की तरफ। देखिए, ये आकाश गंगाएं आपको देखने में कुछ इस प्रकार की लगती हैं, और ये जो है जलेबी की तरह होती हैं। देखिए, जलेबी की तरह ये होती हैं। इसकी अब 3 भुजा होती है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। ठीक है, इसकी 3 भुजा होती हैं। एक का नाम होता है हमारा करीना भुजा, एक का नाम होता है ओरिगन भुजा, और एक का नाम होता है परसियस भुजा। तो इन सभी को थोड़े से एक बड़े चित्र पर देखते हैं। देखिए, ये हमारी एक आकाशगंगा की बड़ी इमेज है, और ये हम मानते हैं आकाशगंगा केंद्र है, और इस तरह से ये आकाशगंगा हमारी आई हुई है, इस तरह से आकाशगंगा घूमी हुई है। तो देखिए, ये जो केंद्र वाला भाग है, जो ये वाला हमारा भाग हो जाएगा, इसको हम कहेंगे बल्ज। इसको हम कहेंगे बल्ज। और बल्ज में क्या पाए जाते हैं? बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से तारों का निर्माण प्रारंभ होता है। आकाशगंगा के जब तारे का निर्माण होता है तो वो आकाशगंगा के बाहरी भुजा पर होता है। पहले भुजाओं का नाम लिख लेते हैं। देखिए, ये हमारी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा होती है। ठीक है, ये हमारी पहली भुजा है। पहली भुजा ये है, इसका नाम होता है करीना। ये कलर देखिए, हाँ दिख रहा है, ये होगा करीना। इसका रंग कैसे होगा? तो सर इसका रंग होता है
गुलाबी। इसका रंग भी आप लोग लिख लें, ये होगा गुलाबी रंग का। करीना भुजा होती है गुलाबी रंग की। और ये जो आपकी दूसरी भुजा दिख रही है इस ये है दूसरी भुजा हमारी, ये है दूसरी भुजा। इसका नाम होता है ओरिगन भुजा। इसका नाम है ओरिगन भुजा। और इसका जो रंग होगा वो होगा नारंगी रंग का। इसका रंग होता है नारंगी। और ये जो हमारी तीसरी भुजा है, ये इसको थर्ड भुजा करते हैं, ये तीसरी भुजा है, इसका नाम होता है पर्सियस भुजा। ये होता है पर्सियस भुजा। और पर्सियस भुजा को जो रंग होता है ये होता है नीला रंग होता है। पर्सियस भुजा हमारे नीले रंग की होती है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब ये बल्ज वाले एरिया है इसको मैं एक दूसरे पेज पे बनाता हूँ, इस बल्ज वाले एरिया को। ये देखिए, ये मैं मानता हूँ ये यहाँ पर ये बल्ज वाले एरिया यहाँ पर है। ठीक है, ये बल्ज है आपका। तो इस बल्ज में क्या होता है, इस बल्ज के बीच में ब्लैक होल पाए जाते हैं। रंग बदल लिया जाए, इस बल्ज के बीच में ब्लैक होल पाए जाते हैं। और ये ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, ब्लैक होल इसी बल्ज में पाए जाते हैं। इसी बल्ज में एक और पाया जाता है, इसी बल्ज में क्वेसर पाए जाते हैं। क्वेसर आपको आगे पता लगेगा इसी वीडियो में। क्वेसर इसी में पाए जाते हैं, इसी बल्ज में हमारे क्वेसर पाए जाते हैं। अब देखिए, एक और पूछा था कि धनु राशि किसे कहते हैं, धनु राशि। तो इसी ब्लैक होल को हम धनु राशि के नाम से जानते हैं। इसी ब्लैक होल को हम लोग धनु राशि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मैंने ये गोला बनाया इसको, ये क्या है, ये है बल्ज है सर। जब तारा कोई मरता है तो वो कि ये देखिए, ये आकाशगंगा है। तारा यहाँ से बनते बनते जाएगा, बनते बनते जाएगा, फिर यहाँ पर तारे का निर्माण हो जाएगा। फिर तारा और आगे जाते हैं, तारे ऐसे अंदर 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 की तरफ तारे जाते रहते हैं। और बीच में जब तारे चला जाता है तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर जब उसका पूरा ईंधन खत्म हो जाता है तो वो बीच में चला जाता है और वहाँ पर वो ब्लैक होल बनता है। और जो तारा ब्लैक होल नहीं बन पाता है वो बनता है क्वेसर। और जो तारा क्वेसर नहीं बन पाता, जो उससे भी छोटा तारा रहता है, वो बनता है काला वामन। वो बनता है काला वामन। पहले श्वेत वामन, फिर वो काला वामन बनता है वो। ठीक है, देखिए हमारी कोई भी आकाशगंगा हो उसकी 3 भुजा होती हैं। पहली भुजा को करीना भुजा नाम दिया गया है। और करीना भुजा होती है गुलाबी रंग की होती है करीना भुजा अपनी। और जो दूसरी भुजा होती है, दूसरी भुजा को हम लोग नाम देते हैं ओरिगन भुजा। ओरिगन भुजा, ओरिगन भुजा का रंग जो होता है वो होता है नारंगी। और तीसरी भुजा को हमने नाम दिया है पर्सियस भुजा। तीसरी भुजा को नाम दिया गया है पर्सियस भुजा। और पर्सियस भुजा कैसी होती है, तो पर्सियस भुजा सर नीले रंग की होती है पर्सियस भुजा। अब पर्सियस भुजा और सबसे बीच का जो भाग होता है, ये जो बीच वाला भाग है इसका नाम है बल्ज। और बल्ज को ही मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। बल्ज के बीच में पाया जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल और बल्ज में और क्या पाया जाता है, बल्ज में क्वेसर पाया जाता है। और जो ब्लैक होल होता है उसको धनु राशि कहते हैं। अब चलते हैं तारे पर कि तारा क्या होता है, तारे की परिभाषा देख लेते हैं। तो तारा, स्टार, तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो निरंतर प्रकाश एवं ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। क्योंकि तारों में ऊर्जा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में जो बार बार जो है संलयन होता रहता है, इसी कारण वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। ये हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और धूल कण के विशाल बादलों से बने होते हैं। तारों में इनके कुल भार का 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन,
नियान तथा 0.5% में लौह एवं अन्य सभी बाकी तत्व रहते हैं। तो देखिए टोटल कह रहा है कि 70% में आपका अकेला हाइड्रोजन है और जो 28% बचा ये हीलियम है, और 1.5% के अंदर ये किस किस को दे रहा है, तो ये कार्बन को दे रहा है, नाइट्रोजन को दे रहा है और नियान को दे रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन और नियान को ये 1.5% ये दे रहा है। और जो लौह अयस्क है, लौह एवं अन्य भारी तत्व तो वो तारे में होते हैं 0.5%। इससे तारा निर्मित होता है। और सभी तारों में सूर्य सहित हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में परिवर्तित होता रहता है, और इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा, ताप और प्रकाश उत्सर्जित होता है। यही कारण ताप और प्रकाश तारों में चमक पैदा करते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण तारों में ताप और ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जब तारे जो है, तारों में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, तो कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब तारों में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है और हीलियम अधिक हो जाता है। तो मान लीजिए अभी जब तारों की मृत्यु आएगी तो उसका ये टॉपिक है। चलिए तो उसी में देख लेंगे इसको। तो अब देखिए तारों का रंग अलग अलग रहता है। कभी तारे ये देखिए नीला दिखाई दे रहा है, कभी ये सफ़ेद दिखाई देगा, कभी तारे लाल दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली होता है उनके तापमान के कारण। जिसका तापमान जितना ज़्यादा अधिक होगा वो उसके रंग जो है उतने डिफरेंट होंगे, उतने प्रकार के उसके रंग होंगे। जिसका कम तापमान होगा उसका रंग अलग होगा, जिसका मध्यम तापमान होगा उसका रंग अलग होगा, और जिसका अत्यधिक तापमान होगा उसका रंग अलग होगा। देखिए अब देखिए तारों का रंग, तारों को इनके भौतिक अभिलक्षण जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीले। तारों का रंग, पृष्ठताप यानी कि जो सतह का उनका तापमान है, जो सतह, ये तारों की कोई सतह है, ये सतह है, इसका तापमान जो है उसी को हम पृष्ठताप कहते हैं। तारों का द्रव्यमान उनके पृष्ठताप पर निर्धारित होता है। लाल, इनका पृष्ठताप अपेक्षाकृत निम्न होता है। श्वेत, उच्च पृष्ठताप वाले तारे होते हैं। नीला, इनका पृष्ठताप अत्यधिक होता है। ठीक है, अब ये तापमान कितना कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो लाल तारा होता है इसका तापमान होता है तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस से, थोड़ा सा पतला पेन चाहिए, इसका तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो श्वेत तारा होता है उसका होता है 7500 से 9900 डिग्री सेल्सियस। और जो नीला रंग का होता है उसका होता है 28000 प्लस, इसका होता है 28000 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो लाल तारा होता है उसका तापमान होता है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। जो सफ़ेद तारा होता है उसका होता है 7500 से 9900 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा नीला तारा होता है इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, कितना होता है 28000 प्लस डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस कर दिए 55,000 डिग्री सेल्सियस। ये जो नीला तारा होता है उसका रंग इतना होता है। ठीक है, देखिए ये इमेज है रंग बिरंगे तारों की अपनी। ये हमारा सफ़ेद तारा हो गया, ये नीला तारा हल्का से नीला दिखाई दे रहा है, ये हमारे लाल तारे या फिर पीले तारे, ये सब है। ठीक है, तो इसका तापमान कितना होगा लाल तारे का 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। जो सफ़ेद तारा है ये देखिए सफ़ेद जैसा है, तो इसका तापमान कितना होगा, इसका तापमान होगा 7500 डिग्री सेल्सियस से 9900 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको कहीं कहीं 10,000 डिग्री सेल्सियस भी लिख देता है।
अब ये जो नीला तारा है, ये नीला तारा, इसका तापमान कितना होगा? तो 28,000 डिग्री सेल्सियस से 55,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, ध्रुव तारा जिसको हम पोलरिस भी कहते हैं, ध्रुव तारा जिसको पोलरिस कहा जाता है, सीरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंटोरी और प्रैक्सिमा सेंटोरी, स्पाइका, रेगुलस, प्लियडेसा, आर्कटूरस, ये सब प्रमुख तारों के उदाहरण। देखिए, सूर्य भी एक तारा ही है, ये सबको पता होगा। कुछ प्रमुख तारों के ये सब उदाहरण हैं। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी के, गलत लिख दिया गया है, ये प्रॉक्सिमा होगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा, देखिए ऊपर यहाँ पर ये सही लिखा गया है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष होती है, प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंटोरी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब देखिए, अगर यहाँ से ये मान लेते हैं हम, पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ जाता है 8 मिनट और 20 सेकंड में, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी, यहाँ प्रकाश आ जाता है। लेकिन ये वाली यहाँ पर कहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारा है, जो यहाँ से प्रकाश आएगा, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था 8 मिनट 20 सेकंड में, सूर्य से प्रकाश को आने में समय लग रहा था, तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचता है तो उसको लगता है 4.22 लाइट ईयर। मतलब कि लाइट एक साल में जितनी गति करती है उसको कहा जाता है 1 लाइट ईयर। लाइट की जो प्रकाश होता है वो एक वर्ष में जितनी गति करता है उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से जब प्रकाश पृथ्वी पर आएगा उसको 4.22 लाइट ईयर लग जाएंगे। अगर प्रकाश की गति से आएगा तब उसको आने में लग जाएगा 4.22 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष उसको लग जाएंगे। अब प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन इससे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपना। देखिए, ये कुछ तारे हैं, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से ये रही 4.22 लाइट ईयर की दूरी पर हमारी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर यहाँ पर 6 प्रकाश वर्ष, यहाँ अगर यहाँ पर जाने होंगे तो यहाँ पर 4 प्रकाश वर्ष यहाँ पर लगेंगे, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है तो वहाँ पर 6 प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। ये बनार्ड का तारा है, यहाँ पर देखिए गोला दिया है, यहाँ पर सूर्य से प्रकाश आने में इसको 6 वर्ष लगेंगे। ठीक है, 6 प्रकाश वर्ष लगेंगे। और WISC 1049 ये कोई एक तारा है, इसको नाम दे दिया गया है, तो यहाँ से प्रकाश को आने में 6 वर्ष से ज़्यादा समय लगेंगे क्योंकि ये दूर है। तो ये कुछ प्रमुख तारे हैं, और इसी की हम लोग बात कर रहे थे, इसी प्रॉक्सिमा सेंचुरी की। तो कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन सा है, तो उसको हम लोग सूर्य मारेंगे। और जब पूछता है पृथ्वी के पास का, देखिए लिख देता हूँ मैं, पृथ्वी के सबसे पास का तारा और पृथ्वी का दूसरा सबसे पास का तारा। ठीक है, तो जो पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा होगा वो तो अपना होगा सूर्य, ये तो होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे पास स्थित है। और पृथ्वी के पास का दूसरा तारा जो है वो हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा सेंटोरी। तो ये पूछा है कई बार, पृथ्वी के दूसरा सबसे पास का तारा तो अल्फा सेंचुरी उसका आंसर होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले पेज पर।
देखिए अब आपने देखा होगा कि सभी तारे, अगर आप ध्रुव तारे को छोड़ दें तो सभी तारे रात में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ये वही बात हो गई कि जब आप ये मान लीजिए आप यहाँ से रेलगाड़ी से यहाँ जा रहे हैं, ये दिशा होती है पश्चिम, ये पश्चिम होती है दिशा और ये होती है पूर्व दिशा। तो ये वही बात हो गई कि आप इस तरह से गति कर रहे हैं, तो आप जब रेलगाड़ी से जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो अगल बगल के जो पेड़ पौधे हैं ये आपको लगता है कि ये पीछे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ये उसी जगह पर स्थिर रहते हैं जब और आप आगे जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि रात में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व है। तो जब हमें रेलगाड़ी में जब हम जाते हैं तो हमें सभी चीज़ें, जब हम पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो हमें लगता है कि जो पेड़ है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। उसी प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपना घूर्णन करती है, तो हमें लगता है कि तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति कर रहे हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है, पृथ्वी स्वयं ही अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अर्थात जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो तारे विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। और ये हमें क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं, अतः पृथ्वी हमारे लिए स्थिर है, लेकिन तारे आकाश में गतिमान प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे रात बीतती है पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन के कारण आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए सूर्य भी तो जाता है, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में चला जाता है, फिर पूरब में उगता है फिर पश्चिम में चला जाता है। तो सूर्य भी तो एक तारा ही है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सूर्य का एक छोटा सा भाग यहाँ पर है और ये बुध है, पहला ग्रह बुध। यहाँ पर ये पेन दिखेगी नहीं, ये दिख रही, हाँ। ये पहला ग्रह हमारा बुध हो गया, दूसरा ग्रह हमारा शुक्र हो गया, तीसरा ग्रह पृथ्वी, चौथा ग्रह हमारा हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया अरुण और ये हो गया हमारा वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण। ये जो बीच में आपको पत्थरों की आपको पत्थरों की एक रिंग जैसी ये दिखाई दे रही है, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस दिशा में करती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर करती है ऐसे, इस दिशा में करती है। पृथ्वी नहीं बल्कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर इसी दिशा में करते हैं। ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा है सर पश्चिम से पूर्व। ये दिशा है पश्चिम से पूर्व। सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर करते हैं। और जो शुक्र को छोड़ दें और ये जो शुक्र है इसको छोड़ दें और ये जो हमारा अरुण है इसको छोड़ दें, तो बाकी ग्रह भी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ ही गति करते हैं। ऐसे पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से इधर बाकी सभी ग्रह करते हैं। इनकी गति देखिए ऐसे है। और शुक्र और अरुण को अगर हम लें, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, ये पेन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सभी ग्रह जो होती हैं, ये पृथ्वी हमारी इस तरह से गति करती है। ये गति कौन सी है? ये गति है पश्चिम से पूर्व गति। और जो शुक्र और अरुण है वो करते हैं गति पूर्व से पश्चिम गति। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय होगा। सूर्योदय यहाँ पर होगा पश्चिम में। लोग नहीं कहते हैं पश्चिम में सूर्य कब से उगने लगा, तो यहाँ पर सूर्योदय होगा पश्चिम में। आप कह दें कि आप अरुण या फिर शुक्र ग्रह पर चले जाइए, पश्चिम में सूर्योदय हो जाएगा वहाँ पर, और सूर्यास्त होगा पूर्व में। और बाकी के जो
ग्रह हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इस पर सूर्योदय जो होगा वो होगा पूर्व में होगा सूर्योदय, और सूर्य अस्त होगा पश्चिम में। ठीक है। अब देखिए, अब ये तारा, एक तारा बनता कैसे उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी। जब अभी तारा बना नहीं है, जब तारे जो बनने की अवस्था होती है, तारा बनना प्रारंभ होता है, तो उस समय की ये बात हो रही है कि प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी। हालांकि इनका तापमान बहुत ही कम था। बहुत कम मतलब कितना कम? -173 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ही ठंडा। चूँकि गैस बहुत ठंडी थी, नीहारिका में धूल और गैस के कणों ने एक स्थान पर संघनित होकर संघनन बादलों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त गैस से बने बादल अत्यधिक विशाल थे, इसलिए विभिन्न गैसों के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक था। अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीहारिका में सिकुड़न प्रारंभ हुआ, और अंत में नीहारिका में इतना अधिक संकुचन हुआ कि वे एक अत्यधिक सघन पिंड में बदल गई, जिसे प्रोटोस्टार कहा गया। प्रोटोस्टार देखने में एक विशाल काली गेंद की तरह लगता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोटोस्टार ये देखने में कैसे लगता है? एक विशाल काली गेंद की तरह ये देखने में प्रतीत होता है प्रोटोस्टार। ठीक है। और प्रोटोस्टार का निर्माण तारे के निर्माण में सिर्फ एक चरण है। यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। प्रोटोस्टार जो है वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। अगले चरण में प्रोटोस्टार का परिवर्तन एक तारे के रूप में हो जाता है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। देखिए, थ्योरी से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। कहाँ दिखा? देखिए क्या कह रहा है कि प्रारंभ में जो गैसों का एक बादल था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक बादल था। ये देखिए, गैसों का एक बादल है। ठीक है। वो थ्योरी क्या कहना चाह रही है? थ्योरी यही कह रही है, देखिए ये सब गैसें हैं और इनका तापमान कितना है? -173 डिग्री सेल्सियस। ये सब बहुत ठंडी थी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक मूल कण अपनी तरफ प्रतिकण को आकर्षित करेगा या फिर किसी एक कण को आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये सभी जो है वो एक स्थान पर इकट्ठा होने लगेंगे। जो ये सभी एक गैसें हैं, ये एक स्थान पर इकट्ठा होंगी, एक स्थान पर इकट्ठा होकर घूमते जाएंगी। ये बहुत छोटे क्षेत्र में है। एक स्थान पर घूमते जाएंगे और घूमते 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 ये एक बादलों की तरह की एक संरचना बना लेंगी। ठीक है। अब बादलों की तरह की जब संरचना बनेगी तो संभव है कि ये इनमें से कोई ना कोई कण एक दूसरे से टकराएंगे भी, और जब टकराएंगे तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा मतलब तापमान उत्पन्न होगा, इसका जो है भार बढ़ेगा, और जब तापमान और भार और दबाव बढ़ने से, जब इसका भार बढ़ेगा और दबाव आएगा, और दबाव बनने से इसमें काम करने लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा बीच की तरफ कार्य करता है, मतलब इधर से इधर सबको खींचेगा, सभी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो बादल था, ये भी गैसों का ही अभी एक बादल था, ये अब एक स्थान पर सिकुड़ने लगेगा, और जब ये सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ता जाएगा तो एक छोटे क्षेत्र में एक सीमित हो जाएगा। और ये छोटा क्षेत्र कैसे रहेगा? ये छोटा क्षेत्र काले रंग का रहेगा, और इसी को कहा गया प्रोटोस्टार। इसी को नाम दिया गया प्रोटोस्टार कि भैया अभी मतलब गैस एक जगह इकट्ठा हुई हैं, एक जगह कड़ी हो गई हैं, और एक जो है पिंड का रूप ले ली है। इसको हम कहते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार काले रंग का होता है और ये ऊर्जा का उत्सर्जन अभी नहीं करेगा। अब देखिए, अब आगे थ्योरी में क्या कहा गया है कि देखिए, तारों का एक काली गैस की तरह लगता है। प्रोटोस्टार का निर्माण तारे के निर्माण में सिर्फ एक चरण है, अभी एक सिर्फ चरण है। यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। अगले चरण में प्रोटोस्टार का परिवर्तन एक तारे के रूप में होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन। तो देखिए, जो हमने यहाँ पे प्रोटोस्टार बनाया है, अगले चरण में ये बन जाएगा हमारा तारा। तो प्रोटोस्टार क्या है?
तारे के निर्माण में सिर्फ एक चरण है प्रोटोस्टार, और इसके बाद ये जब ये तारा बन जाएगा तो ये तारा तब चमकने लगेगा। ठीक है, ये गैसों का एक बादल था। ठीक है, गैसों का बादल इसमें शुरू किया गया, गैसों का बादल था। इसके बीच में एक लाल रंग से मैं बना रहा हूँ, ये एक मूल कण था। अब मूल कण ने क्या किया, इन प्रतिकणों को, ये सब ये जो आपको दिख रहे हैं ये प्रतिकण, ये इसको लिख देता हूँ मूल कण। मूल कण, और ये जो बाकी सब है ये है प्रतिकण। मूल कण ने क्या किया, मूल कण ने प्रतिकण को अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो डिपेंड करता है मास पर, द्रव्यमान पर। तो प्रतिकण, मूल कण जो बड़ा था उसने अपने गुरुत्वाकर्षण से इन सभी को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और ये खींचते खींचते इस जो मूल कण का आकार बढ़ते गया, और ये इस जब इसके करके ये जो बाकी कण थे इसके पास आके जमा होते गए। ठीक है, अब जमा होते गए तो ये जो ये कैसा बादल था, ये था विरल गैस का बादल, विरल गैस थी ये। था ये जो विरल गैस का बादल था, अब ये बदल गया किसमें, तो सर अब ये बदल गया सघन गैस के बादल में। मतलब अब ये घना हो गया। अभी जो ये विरल गैस का बादल था अब ये बन गया सघन गैस का बादल। एक मिनट, अब ये किस में बदल गया, अब ये बदल गया सघन गैस का बादल। ठीक है, अब जब ये सघन गैस के बादल में बदला तो बाहर से इस पर एक बल ने काम किया। इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम था अभिकेंद्रीय बल। बाहर से इस पर अभिकेंद्रीय बल ने कार्य किया। तो अभिकेंद्रीय बल के कार्य करने से इस पर प्रभाव क्या पड़ा कि इस पर दाब बढ़ने लगा। ठीक है, इस पर दाब बढ़ने लगा। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ क्या कैसी होती है, कोई चीज़ घनी होती है, तो घनत्व में वृद्धि हुई, घनत्व में वृद्धि हुई। जब किसी चीज़ के घनत्व में वृद्धि होती है तो ताप में भी वृद्धि होती है। तो यानी कि अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण ये जो सघन गैस का बादल था इसमें दाब में वृद्धि हुई, घनत्व में वृद्धि हुई और तापमान में भी वृद्धि हुई। अब तापमान में वृद्धि के कारण इसमें क्या हुआ, तापमान में वृद्धि होने के कारण ये अब तापमान में वृद्धि होने के कारण ये और घना होता गया और तप्त होता गया। फिर अभिकेंद्रीय बल के 50,000 वर्ष बाद, अभिकेंद्रीय बल के 50,000 वर्ष पश्चात, अभिकेंद्रीय बल के 50,000 वर्ष पश्चात इस पर अपकेंद्रीय बल ने कार्य किया। ठीक है, अपकेंद्रीय बल ने कार्य किया, यह ऊर्जा को केंद्र से बाहर की ओर फेंकने लगा। अभी अभिकेंद्रीय बल के केंद्र की तरफ लग रहा था, अब अपकेंद्रीय बल लगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वर्ष पश्चात अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल ने कार्य किया। और अपकेंद्रीय बल ने कार्य करने के पश्चात क्या किया कि ये ऊर्जा को, अभी अभिकेंद्रीय बल ऊर्जा को अंदर की तरफ भेजा था, अब ये अपकेंद्रीय बल जब लगा तो ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकने लगा, ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकने लगा, जिसके कारण जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में एक संतुलन की स्थिति आ गई, क्योंकि ये ऊर्जा को अंदर की तरफ ढकेल रहा था अभिकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंक रहा था। तो ऐसी स्थिति में दोनों में एक संतुलन स्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे का जीवन अभी प्रारंभ होता है। ठीक है, अब तारे का भी जब जीवन प्रारंभ हुआ अभी, तो हम तारों को उनकी मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं तारे की मृत्यु की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए तारे कितने प्रकार के होते हैं, रंग के आधार पर नहीं है, तारे आकार के अनुसार हम तारों का वर्गीकरण करते हैं। तो आकार के अनुसार तारे, आकार के अनुसार तारे कितने प्रकार के होते हैं, आकार के अनुसार तारे, तो आकार के अनुसार तारे होते हैं
तीन प्रकार के, कौन कौन से? एक होता है छोटा तारा, छोटा तारा, फिर होता है दूसरा कौन सा होता है? मध्यम तारा, और तीसरा होता है बड़ा तारा। अब ये हम छोटा, मध्यम और बड़ा कर कैसे रहे हैं? तो छोटा, मध्यम और बड़ा सूर्य के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे तारे के लिए पहचान क्या होगी? तो छोटे तारे के लिए पहचान होगी कि अगर ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.55 गुना, अगर ये सूर्य के द्रव्यमान के 1.55 गुने से छोटा है, उससे कम है, तो ये आ जाएगा छोटा तारा। इवन सूर्य भी छोटे तारे की श्रेणी में यहाँ आ जाएगा। कोई व्यक्ति अपने ही वजन का 1.5 गुना कैसे हो सकता है? मान लेते हैं सूर्य का वजन 100 किलो है, हम मान लेते हैं, एक कल्पना करते हैं सूर्य का वजन 100 किलो है, तो छोटे तारे के लिए कंडीशन है कि सूर्य के वजन के 1.55 गुने से, मतलब कि अगर हम करें सूर्य के वजन का 1.55 गुना कितना होगा? तो 155 किलोग्राम। तो कोई व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है, वो 155 किलोग्राम का कैसे अपना ही वो 1.5 गुना कैसे हो सकता है? वो तो अपना 1 गुना होगा। तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.55 गुना इसमें आता है। उससे छोटा अगर तारा होगा तो उसको हम जाते हैं छोटे तारे में। अब मध्यम तारा क्या आता है कि वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.55 गुना से बड़ा होता है, लेकिन सूर्य के ही द्रव्यमान के 3.2 गुना से कम हो, तो उसको मानते हैं भैया मध्यम तारा है। और बड़ा तारा किसको मानते हैं? जो कि 3.2 गुना से बड़ा हो, यानी कि सूर्य के 3 गुना से ही बड़ा हो, तो उसको हम मानते हैं भैया ये बड़ा तारा है, ठीक है। अब 1.55 को हम क्या कहते हैं? तो 1.55 को हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इसको मैं आगे इस पे लिखता हूँ। 1.55 को हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। तो 3.2 को क्या कहते हैं? 3.2 को हम कहेंगे वल्काप सीमा। वल्काप सीमा हम 3.2 को कहेंगे। अब 1 यहाँ पे 5 नहीं है, देखिए थोड़ी सी गलती हो गई थी, 1.44 है, और यहाँ भी 1.44 ही होगा। चार, ठीक है। तो 1.44 को हम लोग कहेंगे चंद्रशेखर सीमा, और 3.2 को कहेंगे हम वल्काप सीमा, ठीक है। अब जो चंद्रशेखर थे वो भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हें 1983 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और इन्होंने ब्लैक होल की खोज की, और इन्होंने ब्लैक होल तथा काला वामन में अंतर भी बताया। जो काला वामन होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो तारों की एक मृत अवस्था होती है, वो भी काले रंग की होती है, और ब्लैक होल जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, इतना अधिक कि उसमें से प्रकाश भी पार नहीं कर पाता उसमें, और काले वामन में इन्होंने अंतर बताया, ठीक है। अब ये वल्काप सीमा किसने दी थी? तो ओपेन हाइमर वल्काफ ने इस सीमा को बताया था, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए 1.44 को कहते हैं हम चंद्रशेखर सीमा, 3.2 को हम कहते हैं वल्काप सीमा, और ओपी हाइमर वल्काफ ने इसे बताया था। चंद्रशेखर जी को 1983 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम अवस्थाओं पर। देखिए ये हमारी निहारिका है, यहाँ पे निहारिका बना लेते हैं, ये निहारिका हमारी है। अब निहारिका से ही कोई तारा बनता है, ठीक है। ये आ गए हम पहली अवस्था पर, ये दूसरी अवस्था यहाँ से ले लेंगे, और ये तारे की जो बड़ा तारा होता है वो कैसे बनेगा? ये होता है छोटा तारा, इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल स्टार, ठीक है। ये हो गया मीडियम स्टार, और ये हो गया लार्ज स्टार, ठीक है, बड़ा तारा। अब देखिए ये जो सभी तारे हैं, ये छोटा तारा है, ये मध्यम तारा है, और ये बड़ा तारा है।
तो ये सभी तारे पहले एक अवस्था में जाएंगी। पेन बदल लेता हूँ, 1 मिनट। तो ये सभी एक अवस्था में जाएंगे। ये सभी जाएंगे लाल वामन की अवस्था में। ये सभी जाएंगे लाल दानव की अवस्था में, सारे तारे जाएंगे लाल दानव की अवस्था में। अब लाल दानव की अवस्था में क्या होता है, लाल दानव की अवस्था में कोई तारा कब पहुंचता है? लाल दानव की अवस्था में इस तारे में इस समय हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हैं। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, जब ये इसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो ये लाल दानव की अवस्था में पहुंचता है। अब लाल दानव अवस्था में ऐसा होता है कि तारों का जो आकार होता है वो उनके मूल आकार से बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है? जो छोटे तारा होता है, छोटे तारे का जो इसका होता है 1 से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ये सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की जो एवरेज दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। तो इसी दूरी को हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो इसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एक खगोल की इकाई कहते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो इसमें जब तारा लाल दानव की अवस्था में पहुंचता है, जब छोटा तारा पहुंचता है, तो इसका जो आकार होता है वो 1 से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बढ़ जाता है। सूर्य भी इसी अवस्था में पहुंचेगा और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बुध, शुक्र और पृथ्वी तो जलकर ख़त्म हो ही जाएंगे। ये पृथ्वी को जला देगा। जब सूर्य बढ़ेगा तो सूर्य बढ़ता जाएगा और वो पृथ्वी को जला देगा, और संभव है कि वो मंगल को भी जला दे। और जो जोवियन प्लैनेट हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, अभी ये अभी ये गैसीय अवस्था में है। तो ये सघन हो और हमारे जो है सौरमंडल का नए जीवन ग्रह का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तारा जो है अगली अवस्था में जाता है, और यहाँ पर इसके केंद्र में जो है वो हीलियम बचा रहता है, और बाहर से ये हाइड्रोजन का उत्सर्जन करता रहता है। बाहर एच का उत्सर्जन, एच को मुक्त करता है हाइड्रोजन को, और इसके बीच में He रहता है, जिसके कारण ये अभी चमकता रहता है। और ये होता है, ये बचा हुआ हीलियम होता है। फिर तारा अगली अवस्था में आता है, और यहाँ पर ये तारा जो बचा हुआ जो हीलियम था वही है, और इसको कहते हैं हम लोग श्वेत वामन। ये बन जाता है श्वेत वामन, और ये अपने जीवन में अंतिम बार चमकता है श्वेत वामन की अवस्था में। फिर आगे तारा जाता है, और फिर ये बन जाता है जब इसका जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन का हीलियम में संचरण होने से ऊर्जा मुक्त हो रही थी। अब हीलियम गर्म था, उसके कारण ये भी चमक रहा था। अब हीलियम भी समाप्त हो गया, तो इसको कलर बदल के करना चाहिए। अब यहाँ पर हीलियम भी समाप्त हो गया, तो यहाँ पर ये बचता है अपना काला वामन, और ये पूरा होता है काले रंग का। ये होता है काला वामन, ये बन जाता है काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। ये बन जाता है काला वामन। ठीक है, अब चलते हैं जो अगली अवस्था, ये हमारी है मध्यम तारा या फिर मीडियम स्टार की कहानी है। मीडियम स्टार भी जो है आगे चलकर ये होता है 1.55 से बड़ा होता है, और 1.55 से बड़ा होता है, और 3.2 से छोटा होता है। ये मीडियम स्टार होता है। फिर ये बनता है लाल दानव सभी बनेंगे। तो लाल दानव को मुझे लगता है कलर कर देना चाहिए सबको। ये
हमारा ये लाल दानव बनता है। और लाल दानव जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें तारे का आकार जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। और सूर्य भी अभी हमारा लाल दानव अवस्था में पहुंचेगा। अभी सूर्य इस लाल दानव से पीछे वाली अवस्था पीतवामन अवस्था में है। ये सवाल पूछा गया था। ये सभी लाल हो गए। अभी इसके बाद जो हमारा ये तारा आगे चलता है तो ये बनता है सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा तारा मतलब अब ये तारा ब्लास्ट करेगा, और ये तारा सुपरनोवा तारा ब्लास्ट मार देता है, और ब्लास्ट मार के ये बनता है हमारा क्वेसर। ये बनता है हमारा क्वेसर। और क्वेसर जो है वो बहुत ही तेज गति से घूमने वाला एक तारा होता है। ये घूमने का प्रयास यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ इससे। ये बन गया हमारा क्वेसर। और क्वेसर जो है वो बहुत ही तेज गति से घूमने वाला तारा होता है। इसको हम स्पंदन तारा कहते हैं, इसको हम पल्सर तारा कहते हैं, या फिर न्यूटन तारा कहते हैं। ये पल्सर या फिर हो गया न्यूट्रॉन तारा, या फिर स्पंदन तारा, या फिर ये बनता है स्पंदन तारा, ठीक है। अब देखिए, अब जो अगली अवस्था होती है ये होती है जो बड़े तारे होते हैं। बड़े तारे मतलब 3.2 से बड़े तारे की अवस्था है। ये भी आगे चल के ये बनेगा। ये यहाँ पे लिख दिया जाए सुपरनोवा, लिख देना चाहिए यहाँ पर। ये हो गया सुपरनोवा तारा। ये सुपरनोवा बना। अब ये जो बड़ा तारा है ये भी बनेगा सुपरनोवा तारा, ये भी बनेगा, लेकिन इसका ये बड़ा रहेगा। ये भी ब्लास्ट मारेगा। यहाँ पे सुपरनोवा ऐसे लिख देते हैं। सुपरनोवा भी जब ब्लास्ट मारेगा तो ये बना देता है सर ब्लैक होल। ये बनाता है अपना, ठीक है, ये बनाता है ब्लैक होल। ये बनाता है ब्लैक होल जिसको हम कहते हैं श्याम वीवर तारा। ब्लैक होल बनाता है, ये बना देता है ब्लैक होल, ठीक है। और ब्लैक होल का इसमें जी जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं अभी आज आपको बताऊंगा। देखिए स्मॉल तारा या फिर छोटा तारा कितना छोटा, 1.4000 गुना से छोटा तारा बनता है। पहले बनता है लाल दानव। लाल दानव के बाद उसमें जो हाइड्रोजन जो हीलियम बचा रहता है वो अपने जीवन में अंतिम बार चमकता है श्वेतवामन की अवस्था में। फिर उसके बाद बदल जाता है कालावामन, जब ये क्योंकि जहाँ पर जो हीलियम रहता है उसका लगातार कार्बन में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण ये पूरा काला हो जाता है और बनता है कालावामन तारा। फिर जो बीच वाला तारा होता है मध्यम तारा कितना 1.4, ये देखिए यहाँ पर भी 1.5 लिख दिया गया है। 1.4 से बड़ा और 3.2 से छोटे तारे को हम मध्यम तारा कहते हैं। मध्यम तारा रहेगा तो पहले बनेगा लाल दानव के बाद बनेगा वो सुपरनोवा, और सुपरनोवा के बाद उसमें विस्फोट होगा, फिर वो बनेगा पल्सर, न्यूट्रॉन या फिर स्पंदन तारा। और ये तारा अपने ही दूरी पर बहुत ही तीव्र गति से घूमने के लिए फेमस होता है। इसकी देखिए इसका व्यास होता है, इसका व्यास कितना किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर। इसका व्यास होता है 10 किलोमीटर तक, ठीक है, इसका व्यास 10 किलोमीटर होता है। और ये रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है, ये तारा रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब फिर आते हैं बड़े तारे पे, लार्ज तारा। यहाँ पे इसको भी लिख दिया जाए क्या, रेडियो तरंग का उत्सर्जन, रेडियो तरंग उत्सर्जन। ये जो तारा रहता है ये रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है। कौन सा तारा, पल्सर या फिर न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। अब आते हैं बड़े तारे पे। 3.2 से जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं बड़ा तारा या फिर लार्ज स्टार। यहाँ पे आर लिख दिया गया है, लार्ज स्टार, ठीक है। फिर ये बनेगा लाल दानव या फिर रेड जाइंट। लाल जाइंट मतलब दानव होता है, तो रेड जाइंट बनेगा। फिर रेड जाइंट के बाद ये बनेगा सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा के बाद ये बनेगा ब्लैक होल। और ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत ही अधिक होता है। मैं आपको एक ब्लैक होल की फ़ोटो दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये हमारे एक ब्लैक होल की एक इमेज है और ये आपको ब्लैक होल दिखाई दे रहा है एक। ये आपको पूरा एक ब्लैक होल आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ब्लैक होल में क्या रहता है, वो जी का मान अत्यधिक जी का अत्यधिक मान इसमें होता है ब्लैक होल में। और क्यों जी का मान अत्यधिक होता है, क्योंकि जब ये सुपरनोवा अवस्था में जब ये विस्फोट करता है तो इतना अधिक संकुचित हो जाता है, मतलब खूब बड़ा सा पदार्थ रहता है, खूब लाल। देखिए आपने खुद देखा होगा लाल दानव तारा कितना बड़ा था। अब ये लाल दानव तारा बड़ा होकर एक छोटे क्षेत्र में सीमित होता है जब वो विस्फोट के दौरान, तो इसका घनत्व जो है वो तो कहीं नहीं जाएगा, जिसका जो इतना भार है वो तो बाहर रहेगा ही, इसलिए ये अधिक घना हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर हम ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी अगर ले आएँ तो उसका वजन लगभग 1000 हाथियों के बराबर होता है, एक चम्मच। ये कोई नापा नहीं है जाकर, ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है। और ब्लैक होल के मान लीजिए ये ब्लैक होल है और इसका प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक है, मैं मानता हूँ यहाँ तक है। और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर चला जाए, जा तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चला जाए और यहाँ पर इसके प्रभाव क्षेत्र में पहुँचे, यहाँ पर कोई व्यक्ति चला जाए इसका प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो वो तुरंत खींच लिया जाएगा। अभी उसका पैर यहीं पर रहेगा लेकिन सर ब्लैक होल के पास पहुंच जाएगा। और जैसे आप रबड़ को नहीं खींचते हैं, दोनों सिरा पकड़ खींच लेते हैं, उसी तरह ब्लैक होल आपको खींच लेगा। और कहा जाता है कि 17 किलोमीटर तक लंबा हो जाएगा इंसान। और ब्लैक होल से प्रकाश पार नहीं होता, ये सबको पता है। और जो हमारे चंद्रशेखर महाराज थे, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, जिन्हें 1983 को नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो उन्होंने जो क्वेसा जो हमारा एक काला वामन था और ब्लैक होल में अंतर बताया था। जो हमारे चंद्रशेखर बाबा थे उन्होंने यही बताया था कि देखिए ये कि काला वामन अलग होता है और ब्लैक होल अलग होता है। और इन्हीं के साथ एक और लोग काम कर रहे थे, W.A. फाउलर। देखिए W.A. फाउलर, जो W.A. फाउलर थे उनको भी 1983 में इन्हीं के साथ जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 का इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में, तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और चंद्रशेखर महाराज का तो ठीक था कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन फाउलर जी को क्या मिला, तो फाउलर जी जब चंद्रशेखर जी के साथ फाउलर भी काम कर रहे थे तो चंद्रशेखर ने बताया कि छोटा तारा मरता है तो काला वामन बन जाता है। चंद्रशेखर ने बताया कि जब ये छोटा तारा मरता है तो ये काला वामन बन जाता है, चंद्रशेखर महाराज ने ये बताया। लेकिन जो फाउलर थे उन्होंने ये बनाया कि ठीक है, छोटा तारा मरता है तो काला वामन बन जाता है, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मरने से पहले वो श्वेत वामन भी बनता है, मरने से पहले वो सफ़ेद तारा रहता है। इसलिए इनको जो खगोलकी का नोबेल पुरस्कार 1983 का था वो इनको भी दिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ दीजिए। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए।